जय हिंद दोस्तों, एसएससी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों के द्वारा क्लास 9th की जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें जो पहला अध्याय है उसकी शुरुआत की जाएगी। जो पहले अध्याय का नाम है वह है जीवन की मौलिक इकाई, जिसे हम कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक सी बात है, हम पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में पहली यूनिट हमें सेल से स्टार्ट करनी होती है, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो हमारा चैप्टर का नाम दिया गया है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द दिया गया है जीवन, दूसरा शब्द दिया गया है मौलिक और तीसरा शब्द दिया गया है इकाई। अर्थात हम आज बेसिक बातों पे बात करेंगे कि सेल को पढ़ने से पहले हमें किन किन बातों को जानना आवश्यक हो जाता है, जिससे हमें सेल को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यदि हम पहले जीवन की बात करते हैं, एक एक टर्म के बारे में हम देखते हुए चलेंगे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? लाइफ के नाम से जानते हैं। अब जो लाइफ होता है, लाइफ जितने लोगों से पूछी जाएगी उतने अलग प्रकार की परिभाषाएं होंगी। कोई कहेगा कि जीवन क्या है, जो कोई जीवित है जीवन के कारण जीवित होता है, अर्थात जितने भी सजीव होते हैं वे जीवित होते हैं, अर्थात उनमें जीवन पाया जाता है, इसलिए उन वस्तुओं को हम किस नाम से जानते हैं? सजीव के नाम से जानते हैं। अर्थात हम कहेंगे जो सजीव है उसमें जीवन है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। लेकिन कोई यदि हमसे पूछता है कि सजीव किसे कहते हैं, तब भी हम वही बात कह सकते हैं कि जो ऐसे जीव जिनमें जीवन पाया जाता है वे क्या होते हैं? सजीव कहलाते हैं। तो इससे पहले हमें देखना होगा कि आज हम इस टर्म में देख लेंगे कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव के जैसा ही एक टर्म लाते हैं जिसे हम किस नाम से जानते हैं? निर्जीव के नाम से जानते हैं, जिसे हम नॉन लिविंग के नाम से जानते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा जो पॉइंट होगा, हम सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे एवं निर्जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो हमारा टर्म आएगा उसे हम क्या मौलिक किसे कहते हैं, मौलिक इकाई क्या होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। यदि हम बात करते हैं तो सजीव किसे कहते हैं, तो जो हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा, जो पूछा जा सकता है पेपर में, टीचरों के द्वारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि सजीव किसे कहते हैं, या जिसे हम लिविंग के नाम से जानते हैं। लिविंग या सजीव वस्तुएं हम किसे कहते हैं? तो यदि हम सजीव की परिभाषा कहते हैं तो कक्षा 8 में हमने पढ़ा होगा, जिसमें जान होती है, जैसा हमने भी बताया कि जिसमें जीवन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो पहली परिभाषा हो सकती है ऐसी वस्तुएं जिसमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है, जो सांस लेती हैं और जो जीवित होती हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? सजीव के नाम से जानते हैं। लेकिन हम पहुंच चुके हैं कक्षा 9th में, तो इन लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं है। अर्थात आज तक जो हम पढ़ते थे कि वे जीव या वे वस्तुएं जिसमें जीवन होता है, जो सांस लेते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते थे? सजीव कहते थे। लेकिन इस क्लास में आने के बाद ये परिभाषाएं क्या होती हैं, डिफाइन नहीं करते अच्छे सजीव को, इसलिए इन्हें हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे भूलेंगे। दूसरे नंबर की जो परिभाषा आती है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हो सकती है, आप याद कर सकते हो, लेकिन वो भी क्या होगी, कक्षा 9 तक चलेगी नहीं। तो जिसमें से हम कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा आपने पढ़ा होगा बहुत पहले कि सजीव वे होते हैं जिसमें पोषण होता है, जिसमें श्वसन होता है, जिसमें परिसंचरण होता है, जिसमें उत्सर्जन होता है, एवं जिनके द्वारा जनन की प्रक्रिया की जाती है। किसकी प्रक्रिया? जनन की प्रक्रिया, या ये सभी प्रक्रम किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं सजीव वे होते हैं जिनके द्वारा पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन एवं जनन की प्रक्रिया की जाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सजीव के नाम से जानते हैं। ये परिभाषा काफी हद तक क्या होती है, बहुत सही होती है। अर्थात आप कक्षा 9 में यदि आप लिखना चाहें तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं। यदि कोई आपसे पूछे सजीव किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसे जीव या वे वस्तुएं जिनमें पोषण होता है, श्वसन होता है, परिसंचरण होता है, उत्सर्जन होता है, एवं जिनके द्वारा जनन की प्रक्रिया या इत्यादि प्रक्रियाएं की जाती है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? सजीव के नाम से जानते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और पढ़ा रहे हैं आपको मोहित सर या मोहित भैया पढ़ा रहे हैं, तो हम आप बात करेंगे तीसरे परिभाषा की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और छोटी सी होगी। इतना ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस एक नया टर्म आएगा जो परिभाषा हमारी सबसे सरल हो जाएगी। हम कहेंगे सजीव किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे जीव, इसीलिए हम इसे पूरा लिखेंगे, ऐसे जीव जिनके
शरीर के अंदर, जिनके शरीर के अंदर उपापचय नामक, कैसी? उपापचय, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक, ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर उपापचय नामक जैव रासायनिक क्रिया होती है। कैसी? जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं या प्रक्रिया होती है सजीव कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे जीव या वे वस्तुएं जिनके शरीर के अंदर उपापचय नामक प्रक्रिया होती है क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। ठीक, सरल है। ऐसे जीव या वे वस्तुएं जिनके शरीर के अंदर क्या होता है? उपापचय नामक, क्या एक नया टर्म आया है? उपापचय या मेटाबॉलिक नामक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? सजीव के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब वे जीव जो अपने शरीर में क्या करेंगे? उपापचय नामक जैव रासायनिक प्रक्रिया करेंगे, उसे हम किस नाम से जानेंगे? सजीव के नाम से जानते हैं। यदि हम इससे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं, सबने पढ़ा लिखा है कि सजीव किसे कहते हैं, तो हम खुद ही सजीव हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? जो मानव होता है वह क्या होता है? सजीव होता है। जो कुत्ता बिल्ली होते हैं ये भी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं गाय, भैंस, ETC। यदि हम छोटे स्तर पर बात करते हैं एक कोष के जीवों के बारे में, जो अमीबा होते हैं, अमीबा भी क्या होता है? सजीव। यदि हम पैरामीशियम की बात करते हैं, युगलीना की बात करते हैं, डिफरेंट प्रकार की एल्गी की बात करते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सजीव के अंतर्गत आते हैं। तो ये परिभाषा बहुत सरल है, इसमें हमें इतने सारे टर्मों को नहीं देखना है। तो कक्षा 9th में आप इसे तो लिखेंगे नहीं, इसे आप लिख सकते हो, लेकिन हम कहेंगे कि आप इसे पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। जो सबसे सरल परिभाषा और ऑथेंटिक है, जो आपको लॉन्ग समय तक पढ़ने को मिलेगी, वह मिलेगी ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर उपापचय नामक या मेटाबॉलिक नामक जैव या बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जिनके शरीर के अंतर्गत, उसे हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। सजीव अगर आपको कंफर्म हो गया हो तो सजीव के साथ हम एक टर्म और देख लेते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं? निर्जीव के नाम से जानते हैं। निर्जीव वस्तुएं भी हम कह सकते हैं, निर्जीव जीव भी कह सकते हैं, जिसमें इन्हें हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स हम कह सकते हैं। जिनमें से फिर वही परिभाषा, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता और जो सांस क्या होते हैं? नहीं लेते, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग कहते हैं। और फिर वही परिभाषा होगी, दूसरी अप्लाई करना चाहेंगे, जिसमें पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन एवं जनन की प्रक्रिया नहीं होती, उसे हम किस नाम से जानते हैं? निर्जीव के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने बताया इसे हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम 9th में आ गए हैं। अपने आप को थोड़ा और मैच्योर करेंगे, अपने आप को लोगों के सामने अच्छा प्रस्तुत करने के लिए, टैलेंटेड दिखाने के लिए आज से हम नई बायोलॉजी में नए नए टर्मों को सीखेंगे, जिसमें से जो तीसरी परिभाषा हो जाएगी, जो इम्पॉर्टेंट होगी, इसका ठीक उल्टा, ऐसे जीव जिनके शरीर के ऊपर ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर उपापचय की प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। और ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर उपापचय की प्रक्रिया नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं ऐसे जीव या वे वस्तुएं, आप जैसा लिखना चाहें, ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर उपापचय, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? मेटाबॉलिक नामक जैव रासायनिक या बायोकेमिकल जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है कि नहीं? प्रक्रिया नहीं होती है, निर्जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। फिर बात होगी, हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे दो चीज़ों को। एक होता है उपापचय, इधर आप कह सकते हो जैव रासायनिक, इंटर कर लेंगे, अभी थोड़ा सा हम जान लेंगे हम किसे जैव रासायनिक कहते हैं।
और क्या होगा, नहीं होती, उसे हम किस नाम से जानते हैं, निर्जीव के नाम से जानते हैं। ठीक, ऐसे जीव जिनके शरीर में क्या होता है, उपापचय की प्रक्रिया नहीं होती, उसे हम किस नाम से जानते हैं, निर्जीव के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, जैसे में हम लिख सकते हैं, मार्कर दिख रहा है हमें, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, लेकिन सब क्या होंगे, श्यामपट्ट पढ़ते हैं तो हम वही लिखेंगे, श्यामपट्ट हो जाता है। इसके बाद हम बेंच कह सकते हैं, ईट कह सकते हैं, ईटीसी, अर्थात जिसमें क्या होगा, जिसमें वृद्धि नहीं होगी, जो सांस नहीं लेंगे, जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा, और मुख्य बात होगी जिसमें कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी, उपापचय की प्रक्रिया जिसके शरीर के अंतर्गत नहीं होगी, उसे हम किस नाम से जानेंगे, निर्जीव के नाम से। इस प्रकार से हमारा कभी कभी पूछा जाने वाला 9th में जो टीचर दे देते हैं कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, तो हम परिभाषा लिखेंगे और क्या होगा, हमारा मार्क जितने मार्क का होगा क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि सजीव निर्जीव की कंप्लीट होने के बाद, जैसे कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर जीव, क्योंकि जीव दो ही प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ पर वस्तुएं भी लिख सकते हैं। अगर आपका मन हो तो आप ऐसी वस्तुएं लिख सकते हैं जिनके अंदर उपापचय की प्रक्रिया पाई जाए या उपापचय की प्रक्रिया नहीं पाई जाए, उसे हम किस नाम से जानते हैं, सजीव एवं निर्जीव के नाम से। तो दोनों बातें क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। ठीक, या आप कह सकते हैं ऐसे जीव जिनके शरीर के अंदर उपापचय की प्रक्रिया नहीं पाई जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, निर्जीव, जिससे पाई जाएगी उसे हम कहेंगे सजीव। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो सजीव और निर्जीव में एक चीज हमें दिखाई दे रही होगी, वह एक नया टर्म आया हुआ है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, उपापचय के नाम से। किस नाम से जानते हैं, उपापचय के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे उपापचयी कहते हैं, क्या कहते हैं, उपापचयी या मेटाबोलिज्म कहते हैं, मेटाबोलिज्म कहते हैं। अब कहने का मतलब, अगर आप उपापचय यहाँ पढ़ते हो तो आपको कक्षा 10 में भी काम देगा, लेकिन इसके बाद नया टर्म दो कितने आए हैं, एक उपापचय आया है जिसे हम एक का नाम और देते हैं क्या, उपापचयी प्रक्रियाएं, और दूसरा आया है जैव रासायनिक प्रक्रियाएं। तो अब हम दोनों टर्मों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, या तो बेसिक सी बात भी सही है, कि यदि हम किसी भी चीज में जो नए नए शब्द आते हैं या जो शब्द आते हैं, अगर हम उनके बारे में डिटेल जानते हैं, तो आगे का जितना भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यदि कंफर्म होगा, तो आगे चल के क्या होगी, हमें बायोलॉजी पढ़ने में, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में हमें आसानी होती है। इसलिए जितने भी टर्म आए हैं उन्हें हम देखते हुए चलेंगे। इसके बाद अब जो हम देखेंगे वह हम क्या देखेंगे, उपापचयी प्रक्रियाएं या उपापचय किसे कहते हैं, और दूसरा बात करेंगे हम जैव रासायनिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं। तो हम इसे अब इरेज कर दे रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं अभी। जैसा कि आप लोगों को इतना तो आ ही गया होगा, सजीव निर्जीव, सॉरी हाँ, सजीव निर्जीव आपको आ ही गया होगा, तो हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं दो टर्मों को, जिसमें से जो पहला टर्म दिया गया है वह दिया गया है उपापचय। उपापचय जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मेटाबोलिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, मेटाबॉलिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग ही इसे किस नाम से जानते हैं, उपापचयी प्रक्रिया के नाम से। किस नाम से, उपापचयी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, या इसे ही हम लिख सकते हैं मेटाबॉलिज्म। किस नाम से जानते हैं, मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। अभी हमारा दूसरा टर्म बचा हुआ है जैव रासायनिक प्रक्रियाएं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, मेटाबॉलिक किसे कहते हैं। तो वे प्रक्रियाएं, क्योंकि हमने देखा था कि हमने सजीव और निर्जीव को बांटा था, वह केवल एक आधार पर बांटा था, जिसमें उपापचय होता है उसे हम क्या कहते हैं, सजीव, और जिसमें उपापचय नहीं होता उसे हम किस नाम से जानते हैं, निर्जीव के नाम से जानते हैं। तो हम बात करेंगे कि उपापचय क्या होता है, तो हम लिखेंगे ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया, हम लिखेंगे ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया, ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें, एकदम सरल है, जिसमें निर्माणकारी
एवं विनाशकारी। ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें निर्माणकारी एवं विनाशकारी दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। कैसी प्रक्रियाएं? निर्माणकारी एवं विनाशकारी दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है, कहलाती है। आप कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कैसी कैसी? निर्माणकारी एवं विनाशकारी। अभी हमने इसे बताया नहीं है ना जैव रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है। ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें निर्माणकारी एवं विनाशकारी दोनों प्रक्रियाएं होती है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? जो उपापचय के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो निर्माणकारी प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं एनाबोलिक। क्या कहते हैं? एनाबोलिक। और विनाशकारी प्रक्रिया को कहते हैं केटाबोलिक। तो दूसरी परिभाषा अगर आप अंग्रेजी में बनाना चाहें, सामने वाले को बताना चाहें, तो वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एनाबोलिक एवं कैटाबोलिक दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, दोनों जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उपापचय के नाम से जानते हैं। या आपने अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एनाबोलिक कहते हैं हम उपचय। क्या कहते हैं? उपचय कहते हैं। और कैटाबोलिक को हम किस नाम से जानते हैं? अपचय के नाम से जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस वह प्रोसेस होता है या वह बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें उपचय एवं अपचय क्या होता है? दोनों होते हैं। दोनों की प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उपापचय के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर एक समीकरण भी एक अपक्रिया भी बना सकते हैं कि उपापचय बराबर क्या? उपापचय बराबर उपचय प्लस अपचय बनेगा कि नहीं? तो अर्थात जो उपापचय होता है उसमें निर्माणकारी एवं विनाशकारी दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे हम किस नाम से कहेंगे? उपापचय के नाम से कहेंगे। यदि अंग्रेजी वाले समझना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मेटाबॉलिक बराबर मेटाबॉलिक इक्वल टू एनाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शन प्लस कैटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक। अर्थात जहां पर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों कंबाइंड रूप से होंगे उसे हम किस नाम से जानते हैं? मेटाबॉलिक के नाम से जानते हैं। यदि आप इतनी भी बातें किसी को बताते हैं तो क्या होगा? आपकी बातें सही होंगी। तो आप कहेंगे ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें निर्माणकारी एवं विनाशकारी दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, या जिसमें उपचय एवं अपचय दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, या जिसमें एनाबॉलिक कैटाबॉलिक निर्माणकारी विनाशकारी दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उपापचय या उपापचयी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। जिसके लिए हमने अभिक्रिया बनाई उपापचय इक्वल टू उपचय प्लस अपचय, या हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक बराबर एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक। यहीं पर हम देख लें कि एक नया टर्म आया था जैव रासायनिक प्रक्रिया। तो आप यहीं पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैव रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? जैव रासायनिक प्रक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस। तो वे प्रक्रियाएं या वह रासायनिक प्रक्रिया, लिख सकते हैं वह रासायनिक प्रक्रिया जो जीव के शरीर के अंदर होती है, शरीर के अंदर होती है या शरीर के अंदर क्रियान्वित होती है, उसे जैव रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। वैसे रासायनिक का नाम आपने सुना होगा केमिस्ट्री के अंतर्गत, कि केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? रासायनिक प्रक्रियाएं ढेर सारी देखने को मिलती हैं। लेकिन वही रासायनिक प्रक्रिया या वह रासायनिक प्रक्रिया जो जीव शरीर के अंदर होती है, उस रासायनिक प्रक्रिया को या उसे हम जैव रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब आपने देखा होगा लैब में ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं
कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब यही प्रक्रिया लैब में होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, लैब में कराई जाने वाली रासायनिक प्रक्रिया। जबकि यही प्रक्रिया जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो उसी प्रोसेस के द्वारा, या जैसे आपने श्वसन पढ़ा होगा, श्वसन हमारे शरीर के अंतर्गत होता है और किसका निर्माण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। अर्थात जब जो है तत्वों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के गैसों के द्वारा या विभिन्न प्रकार के यौगिकों के द्वारा क्या होता है, विभिन्न प्रकार के नए नए यौगिक बने, और वे यौगिक कहाँ बने, हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। जहां पर जो जैव होता है, जैव का मतलब होता है जीव से, अर्थात जीव शरीर के अंतर्गत होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को हम किस नाम से जानते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं, तो आप कह सकते हैं जो श्वसन होता है, जो श्वसन होता है वह भी क्या होता है, जैव शरीर के अंतर्गत होता है, मतलब जीवों के शरीर के अंतर्गत होता है। फिर आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण भी क्या होता है, पौधों में पाए जाने वाले हरित लवक में होता है, पर्णहरिम की उपस्थिति में। इसलिए जो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण होता है वह क्या होता है, एक प्रकार का जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि क्या होता है, ये सभी जीवों के क्या होते हैं, अंदर होते हैं। अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे जीव का मतलब क्या होता है, केवल जंतुओं से, अर्थात जीव किसे कहते हैं। आप कंफ्यूजन होंगे, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, हरे पेड़ पौधे में होता है, क्या वह जीव होता है। तो यदि हम यहाँ पे एक टर्म को और देख सकते हैं कि जीव किसे कहते हैं, तो जीव को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जैसा आपने पढ़ा था सजीव, वास्तव में जितने सजीव होते हैं सभी सजीवों को हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। अर्थात जितने भी सजीव होते हैं उन्हें हम किन शब्दों से प्रोनाउन करते हैं, जीव से कहते हैं। और जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। अर्थात जितने भी सजीव हैं, और सजीव कौन है, जिनके अंदर उपापचय की प्रक्रिया होती है, उन्हें हम किस नाम से जानेंगे, जीव के नाम से जानेंगे या सजीव के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आप यहीं पर याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले क्लासों में आपको यहाँ से कन्फ्यूजन होने वाला होगा अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, कि जो जीव होते हैं वह केवल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पादप, जिन्हें हम प्लांट के नाम से जानते हैं, और दूसरे होते हैं जंतु, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एनिमल के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी पर केवल कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, दो प्रकार के, एक पादप होते हैं और दूसरा क्या होता है, एनिमल होते हैं। हम किस नाम से जानते हैं, जंतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा था। रिवाइंड कर लें कि जो उपापचय होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, उपापचय प्रक्रिया या मेटाबॉलिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यदि हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें निर्माणकारी, जिसे हम एनाबॉलिक या उपचय कहेंगे, एवं विनाशकारी कैटाबॉलिक एवं अपचय दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उपापचय के नाम से जानते हैं, उपापचय कहलाती हैं। यदि हमने देखा कि उपापचय बराबर हमने क्या बताया, उपचय प्लस अपचय, अर्थात जिसमें उपचय और अपचय दोनों होता है उसे हम किस नाम से जानेंगे, उपापचय के नाम से जानेंगे। या हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक इक्वल टू होता है एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक, जहां पर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों क्या होंगे उसे हम किस नाम से जानेंगे, मेटाबॉलिक के नाम से जानेंगे। हमने कहा था यहाँ पर एक नया टर्म आया जिसे हम किस नाम से पुकार रहे हैं, जैव रासायनिक के नाम से। और जो जैव रासायनिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो हमने डेफिनेशन की बात की, वह रासायनिक प्रक्रिया जो शरीर के अंदर होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, अर्थात किसी भी जीव के शरीर के अंदर होने वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर टर्म आया था क्योंकि हमने बताया कि हमने यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण लिखा, और सब यही कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में किया जाता है, क्या पौधा जीव होता है। तो हमने बताया वास्तव में जीव की परिभाषा कैसे दी जाती है, जितने भी सजीव हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जीव के नाम से जानते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पादप और जंतु। इस प्रकार से हमारा उपापचय क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह आता है उपापचय के प्रकार, अर्थात जो उपापचय है वह कितने प्रकार का।
हमने देखा, अब तक उपापचय देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो उपापचय होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मेटाबोलिक के नाम से जानते हैं। जो उपापचय होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो उपापचय पहले भी आपने देख चुके हैं कि जो उपापचय होता है वह कितने प्रकार का है, 2 प्रकार, जिसमें पहला जो जिसे हम किस नाम से जानते हैं, उपचय के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा इसका प्रकार होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, अपचय के नाम से जानते हैं। अर्थात जो मेटाबॉलिक है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उपचय, जिसे हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, एनाबोलिक के नाम से जानते हैं, और दूसरा किस नाम से जानते हैं, इसे हम कैटाबोलिक के नाम से जानते हैं। या इसका एक नाम और हम देते हैं, अगर आपको याद हो तो इसे हम कह सकते हैं निर्माणकारी प्रक्रिया, या निर्माणकारी उपापचय का वह प्रकार जिसमें निर्माण होगा उसे हम कहेंगे निर्माणकारी प्रक्रिया, और उपापचय का वह प्रकार जिसमें क्या होगा, किसी भी चीज़ का विघटन होगा, जिसे हम किस नाम से जानेंगे, विनाशकारी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, या कैटाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हमने बात किया कि जो उपापचय होता है वह कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला होता है उपचय, जिसे हम एनाबोलिक कहते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, निर्माणकारी की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। जबकि जो दूसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचय कहते हैं, जिसे हम कैटाबोलिक कहते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, विनाशकारी के नाम से जानते हैं। तो हमने उपचय को देख लिया है। अब हम एक एक टॉपिक को देखेंगे, और हमारा जो आज का लेक्चर होगा वह क्या हो जाएगा, समाप्ति पे होगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आज से आप लोगों को सभी क्लासें क्या होंगी, मेरे द्वारा डेली टू डेली एक एक वीडियो मिलता रहेगा। अब जो इसमें से पहला पॉइंट होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, उपचय के नाम से। किस नाम से, उपचय के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं एनाबोलिक, या इसी को हम कहते हैं निर्माणकारी प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर निर्माणकारी बताने का मतलब है, अभी एक एग्जांपल लेंगे और हम समझ जाएंगे, निर्माणकारी प्रक्रिया, ठीक है ना। तो पहला डिफिनीशन, इसको हम पढ़ने से पहले यदि हम बात करते हैं कि जैसे यदि हमें घर बनाना हुआ, तो आप जानते हैं यदि हमें घर बनाना हुआ तो घर बनाने में क्या होता है, हमें ईंट की आवश्यकता होती है, सीमेंट की आवश्यकता होती है, बालू की आवश्यकता होती है, सरिये की आवश्यकता होती है, देखिएगा सही लिख, सरिये की आवश्यकता होती है, पानी लगता है, प्लस ऐसे क्या, गिट्टी, अगर छत बनाना है तो क्या लगेगी, गिट्टी। अर्थात ये सभी क्या होते हैं, सिंपल चीज़ है कि नहीं, कि ईंट एक दुकान से ले लिए, सीमेंट दूसरी दुकान से ले लिए, बालू दूसरी दुकान से। इस प्रकार से जितनी चीज़ें होती हैं वे सब क्या होती हैं, अलग अलग दुकानों से हमें ली जाती हैं। अर्थात जो ये चीज़ें होती हैं मुख्यतः क्या होती हैं, सिंपल प्रकार की होती हैं, और क्या होती हैं, सरल प्रकार की होती हैं। लेकिन जब हम इन सभी चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, अर्थात जब हम ईंट को, सीमेंट को, बालू को, सरिये को, पानी को और गिट्टी को, सभी को कंबाइन करते हैं, एक साथ करते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारा घर बन जाता है, जिसे हम आशियाने के नाम से जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इतने लोगों की सहायता से किसका निर्माण हुआ, एक लोगों का निर्माण हुआ, और ये जितने भी लोग हैं कहाँ पर पाए जा रहे हैं, केवल घर में पाए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जितने भी सिंपल प्रकार के, अर्थात ये सरल प्रकार के लोग हैं कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि एक दुकान से लाया गया हो, दो दूसरी दुकान से, तीसरी दुकान से, अर्थात ये बहुत सरल प्रकार के लोग हैं। लेकिन जो सरल प्रकार के लोग हैं, जब इन्हें हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो ये किसका निर्माण कर देते हैं, घर का निर्माण कर देते हैं। और जो घर होता है, घर में क्या होता है, सभी चीजें एक साथ आ जाती हैं। अर्थात जो सरल लोग होते हैं आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, जटिल पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। तो जिसमें क्या हो रहा है, किसी भी चीज का निर्माण हो रहा है ना, तो जिसमें सरल पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जटिल पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, निर्माणकारी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, या उपचय के नाम से जानते हैं, या एनाबोलिक के नाम से जानते हैं। तो समझ में आया, सरल लोग किसका निर्माण कर दें, जटिल का निर्माण कर दें, उसे हम क्या कहेंगे, निर्माणकारी प्रक्रिया। लेकिन ये समझने के लिए हो गया, यदि हम बात करते हैं, लिखना चाहेंगे कि उपचय किसे कहते हैं, तो सबको पता है कि जो उपचय होता है वह कैसी प्रक्रिया है,
जैव रासायनिक प्रक्रिया, तो हम कहेंगे उपापचय का वह प्रकार। किसका? उपापचय का वह प्रकार, क्योंकि उपापचय दो प्रकार का ना, उपचय एवं अपचय। उपापचय का वह प्रकार जिसमें सरल अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ, उपापचय का वह प्रकार जिसमें सरल अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ या यौगिक हम कर लेते हैं, अकार्बनिक यौगिक मिलकर जटिल कार्बनिक या अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उपचय कहलाता है या उपचय कहलाते हैं, उपचय कहलाता है। तो सिंपल सी बात है कि निर्माण कार्य जिसमें कुछ सरल लोग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जटिल का निर्माण करते हैं। तो लिखने का तरीका, वह उपापचय का वह प्रकार जिसमें सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक मिलकर, कैसे? सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक मिलकर किसका निर्माण कर दें? जटिल अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दें, उसे हम किस नाम से जानेंगे? उपचय के नाम से जानेंगे, निर्माणकारी प्रक्रिया के नाम से जानेंगे। तो आप यहाँ पर एक समीकरण एक अपक्रिया भी बना सकते हैं कि उपचय बराबर होता है, क्या होता है? उपचय बराबर होता है सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। अब आप कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक भी लिख सकते हैं कि जिसमें 2 या 2 से अधिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ मिलकर क्या करें? जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ क्या हो? मिलकर, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? इसे हम 1 मिनट रफ कर लेते हैं। जिसमें क्या होगा? सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जटिल, किसका निर्माण करते हैं? जटिल अकार्बनिक या हम कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक। अच्छा, यहाँ यौगिक लिख लें क्योंकि ऊपर यौगिक लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पदार्थ भी लिख सकते हैं। यौगिक में जटिल अकार्बनिक कार्बनिक यौगिक, अर्थात सिंपल आप कह सकते हो कि उपापचय वह प्रक्रिया होती है, उपचय वह प्रक्रिया होती है जिसमें सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उपचय के नाम से जानते हैं। आप दूसरा एक और लिख सकते हो कि जहां पर सरल यौगिक मिलकर, सरल, अब हम कार्बनिक का कार्बनिक नहीं लिख रहे हैं, सरल यौगिक मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं? जटिल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उपचय के नाम से जानते हैं। या तीसरी यदि आप लिखना चाहें तो जितना भी आप बढ़ा सकते हैं, बस थोड़ी थोड़ी सी बातों को ऐड करते जाना है। तो आप तीसरा यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिसमें सरल अणु मिलकर, कैसे? सरल अणु मिलकर, या हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक सरल अणु मिलकर, सरल अणु मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे? जटिल अणु का निर्माण कर लेंगे, उसे हम किस नाम से जानेंगे? उपचय के नाम से जानेंगे या एनाबॉलिक के नाम से जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट है ना
कि उपापचय का वह प्रकार जिसमें सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ मिलकर जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उपचय कहेंगे। उपचय बराबर सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ क्या बना लेंगे? जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सरल यौगिक मिलकर किसका निर्माण कर लें? जटिल यौगिक का। और लास्ट में हम कह सकते हैं सरल और मिलकर किसका निर्माण कर लें? जटिल अणु का। अभी हम यहाँ पे देख लें कि यहाँ पर एक नया टर्म आया है, एक होता है कार्बनिक पदार्थ और दूसरे होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। तो दोनों को इसी टाइम हम देख लेते हैं कि उसे आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं और अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं। तो पहले यदि हम बात करते हैं कि कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यौगिक लिखते हैं, कार्बनिक यौगिक, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। ये हम केवल समझा रहे हैं, आपको बुक में लिखना नहीं है कि ऑर्गेनिक यौगिक क्या होते हैं, बस जानना है कि अगर नया टर्म यहाँ पे आया हुआ है तो उसके बारे में हम जाने, ना कि उसे हम रटें कि कार्बनिक पदार्थ क्या है और अकार्बनिक पदार्थ क्या है। तो कार्बनिक यौगिक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपने पढ़ा था कि यौगिक वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, उसे हम कहते हैं यौगिक। जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बनिक यौगिक की। तो ऐसा यौगिक जिसमें कौन उपस्थित हो? जिसमें कार्बन क्या हो? जिसमें कार्बन उपस्थित होता है या पाया जाता है। जिसमें कार्बन क्या होता है? उपस्थित होता है या पाया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। अर्थात वे सभी यौगिक जिसमें क्या होगा? जिसमें कार्बन पाया जाएगा, उसे हम किस नाम से जानेंगे? कार्बनिक यौगिक के नाम से जानेंगे। यदि हम बात करते हैं तो आप लिख सकते हो जैसे C6H12O6, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। और दूसरा आप कह सकते हो C2H5OH, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अल्कोहल या एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें क्या है? कहीं ना कहीं आप कार्बन देख पा रहे होंगे ना, कि जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। और जिसमें कार्बन नहीं उपस्थित होते उसे हम किस नाम से जानेंगे? अकार्बनिक। तो आप यहाँ कह सकते हो कि अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इनऑर्गेनिक भी कहते हैं, या कह सकते हैं नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड। या आपने पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वह केमिस्ट्री जिसमें कार्बन वाले यौगिकों का अध्ययन करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन नहीं करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक। तो ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो, कार्बनिक, और जिसमें नहीं उपस्थित हो उसे अकार्बनिक। ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल C से। जिसमें कार्बन अनुपस्थित होता है, जिसमें कार्बन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा NH3, जिसे हम क्या कहते हैं? अमोनिया। हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा आपने पढ़ा होगा H2SO4, जिसे आप किस नाम से जानते हो? तेजाब के नाम से जानते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हो। आप लिख लीजिए सल्फ्यूरिक किस नाम से जानते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप एक बेसिक नोट करके आप लिख लीजिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, इसमें क्या पाया जा रहा है? कार्बन पाया जा रहा है, लेकिन यह कार्बनिक यौगिक नहीं होती है। कार्बनिक यौगिक नहीं होती है, अर्थात यह क्या होती है? अकार्बनिक यौगिक होती है। यहीं पर हो जाता है कि आपको कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे कार्बन है तो यह क्या होगा? कार्बनिक होना चाहिए, लेकिन जो CO2 होती है वह क्या होती है? अकार्बनिक यौगिक होता है।
तो आप परिभाषा अपनी बुकों में आप देखेंगे तो दिया गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अकार्बनिक पदार्थ एवं H2O अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से जब ग्लूकोज का निर्माण होगा अर्थात कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह क्या होती है, अकार्बनिक यौगिक होती है। तो इतनी बातें हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि निर्माणकारी प्रक्रिया क्या है, जिसमें सरल पदार्थ मिलकर निर्माण कर देंगे जटिल पदार्थ का। दो नए टर्म आए थे जिसके बारे में हमने बता दिया। अब हमने एग्जाम्पल बताया था कि छोटी छोटी चीजों को लेकर हम घर बनाएंगे जो कि जटिल संरचना होगी, लेकिन हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखा जाता है कि पूछ लिया जाएगा कि उपचय का एग्जाम्पल बताइए, उपचय का उदाहरण बताइए कहाँ पे होता है। तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह कैसी प्रक्रिया होती है, निर्माणकारी प्रक्रिया होती है, अर्थात उसमें सरल अणु मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, जटिल अणु का निर्माण कर लेते हैं। यदि आप इसे समझना चाहो तो आपने पढ़ा होगा 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसे हम HNU से भी लिख सकते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल। और बन जाता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, जहां पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अर्थात निर्माणकारी प्रक्रिया का एग्जाम्पल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। अब इसमें हम समझेंगे कि कैसे होता है कि सरल यौगिक मिलकर किसका निर्माण कर लें, जटिल यौगिक का, या सरल और मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, जटिल यौगिक का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह क्या होता है, सरल यौगिक। क्या होता है, सरल यौगिक है। और आप यहाँ पर जल देख पा रहे होंगे, यह भी क्या होता है, सरल यौगिक होता है। और जब ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, तो किसका निर्माण कर देते हैं, C6H12O6 का, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। और ग्लूकोज क्या होता है, जटिल यौगिक होता है या जटिल अणु होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब दो सरल पदार्थ या दो से अधिक सरल पदार्थ किसका निर्माण कर देंगे, जटिल यौगिक का, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपचय कहेंगे। सरल यौगिक क्या बन गया, जटिल यौगिक। सरल अणु क्या बन गया, जटिल अणु। सरल यौगिक मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, जटिल यौगिक। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इतनी बातें हो गई। हाँ, यहीं पे यदि आप लिखना चाहें तो नोट करके लिख सकते हो आप, कि जो यहाँ लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि जो निर्माणकारी प्रक्रिया होती है, कैसी प्रक्रिया, उपचय की प्रक्रिया होती है, उपचय की प्रक्रिया, जो उपचय की प्रक्रिया होती है वह उष्मा शोषी प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, उष्मा शोषी रासायनिक प्रक्रिया होती है। ऐसा लिखिए, उपचय की प्रक्रिया उष्मा शोषी जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अर्थात यदि आपको उपचय कराना है, अर्थात किसी भी चीज का क्या करना है, निर्माण करना है, तो आपको क्या देना होगा, उस रासायनिक प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम यहाँ पर समझने के लिए बात करते हैं तो जो सनलाइट होती है, आपने पढ़ा होगा ना, सूर्य का प्रकाश एक प्रकार की उष्मा होता है या ऊर्जा देता है हमें। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वह हमें क्या देता है, उष्मा देता है। अर्थात यहाँ पर उष्मा का अवशोषण किया जाता है और बाद में किसका निर्माण हो जाता है, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, जो क्या होता है, एक प्रकार का जटिल पदार्थ। इस प्रकार से हमारा उपचय क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे हमें अपचय पढ़ना है जिसे हम कैटाबोलिक। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक मिनट। आपने उपचय का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट्स बनाने के लिए आपको काम में देगा। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं अपचय की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कैटाबोलिक के नाम से जानते हैं। ये हमने बताया था, इसे हम किस नाम से पुकारते हैं, विनाशकारी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अर्थात जिसमें किसी भी चीज का क्या होता है, विनाश होता है। क्या होता है,
विनाशकारी प्रक्रिया, किसी भी चीज को हम सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विनाश करना। ठीक, कोई आपको, चलिए बाद में देखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, जैसा हमने पहले समझा था, आपको याद होगा कि हमने सरल पदार्थों से या ढेर सारे पदार्थों को लेकर घर बनाया था। लेकिन मान लो जैसे हमने घर बनाया, घर को हमने क्या माना था? जटिल पदार्थ माना था। और बाद में घर बनाया, बहुत पैसा आपने कमाया और आपको घर पसंद नहीं आया, और घर को आप क्या करते हैं? डिजाइन खराब हो गया तो उसे आप तोड़ देते हैं। तो जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे आप क्या करते हैं? अलग अलग स्थान पर रख देते हैं। अर्थात जो घर तोड़ने के बाद जो ईंट बचता है उसे आप अलग स्थान पर रखते हैं ना। तो जो सीमेंट वाला पार्ट होता है उसे आप अलग स्थान पर रखते हैं। सरिया गिट्टी बालू को आप क्या करते हैं? अलग स्थान पर रखते हैं। तो इस प्रकार से एक बार अपने इन्हीं चीजों को लेकर क्या बनाया था? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया था, जटिल संरचना बनाई थी। और अब बाद में जब आपको डिजाइन नहीं पसंद आती, आप सरल पदार्थ को तोड़कर पुनः किस में कन्वर्ट कर देते हो? जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में। तो सिंपल सी बात हुई ना, जब जटिल पदार्थ को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सरल पदार्थ में। अर्थात जटिल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ किस में टूट जाएं? सरल पदार्थ में टूट जाते हैं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? अपचय के नाम से जानते हैं, विनाशकारी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अब जो घर हुआ उसका विनाश ही तो आप करेंगे। अर्थात पहले वह कितना अच्छा था, डिजाइन पसंद नहीं आई, आपने तोड़वा दिया, तो उसका क्या हो गया? विनाश हो गया। यदि आप दूसरे एग्जांपल से समझना चाहें तो मान लीजिए कोई आपके पास 10 मीटर का कपड़ा पड़ा हुआ है। कितने मीटर का? 10 मीटर का कपड़ा पड़ा हुआ है, और आप इसे दर्जी के पास ले जाते हैं और इसे क्या करते हैं? क्या बनवाएं? रुमाल। छोटे छोटे कपड़े होंगे, या आप इसे 10 मीटर के कपड़े को आप कहते हैं, आप इसे एक एक मीटर के कपड़ों पर क्या कर दीजिए? काट दीजिए। तो जो पहले जो कपड़ा 10 मीटर का था वह कितने पार्ट में टूट जाता है? एक एक मीटर के कई भागों में टूट जाता है। अर्थात जो 10 मीटर था बड़ी संरचना थी, जटिल संरचना थी। बाद में जब इसे हम छोटे छोटे चीजों में काट देते हैं तो क्या होता है? जटिल से किस में कन्वर्ट हो जाता है? सरल संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसे हम किस नाम से जानेंगे? सरल टूट जाएगा, जटिल जुट जाएगा सरल में, अर्थात उसका क्या होगा? विनाश होगा। उसे हम किस नाम से जानेंगे? अपचय के नाम से जानते हैं, या कैटाबोलिक के नाम से जानते हैं। आप समझने के लिए कर सकते हैं कैटाबोलिक आया है, तो कैटा का मतलब होता है कटिंग से। अर्थात किसी भी चीज की आप क्या कर दें? कटिंग कर देते हैं। और जब किसी भी चीज की कटिंग की जाती है तो वह संरचना क्या होती है? उसका विनाश होता है। तो हम उसे कहेंगे विनाशकारी प्रक्रिया। यदि हम इसके डिफिनीशन की बात करते हैं तो आप इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो वही बात फिर होगी कि उपापचय का वह प्रकार। तो आप लिख लीजिए कि उपापचय का वह प्रकार, उपापचय का वह प्रकार जिसमें, कैसे? वहां सरल था, यहां पर हम क्या करेंगे? जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। उपापचय का वह प्रकार जिसमें जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ किसमें? सरल कार्बनिक या अकार्बनिक। अब आगे पीछे लिख सकते हो कार्बनिक अकार्बनिक, कोई दिक्कत है नहीं। तो सरल कार्बनिक एवं, या कह सकते हैं या अकार्बनिक पदार्थों में, जिसमें सरल और कार्बनिक, आप यहाँ भी कर लीजिए यौगिक, नहीं तो आप कहेंगे उसमें यौगिक लिखे हैं आप और इसमें पदार्थ बता रहे हैं। जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में उपापचय का वह प्रकार जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अपचय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचय कहलाता है। अर्थात कोई बड़े जटिल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा वह किस में टूट जाएगा? सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। उसे हम किस नाम से जानते हैं? अपचय के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अपचय बराबर क्या? अपचय बराबर ठीक वही जो आपने पहले लिखा है, बस थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं। क्या? जटिल
कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सरल अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक में। अकार्बनिक एवं अकार्बनिक हो गया कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक अर्थात अपचय वह संरचना होती है जिसमें कोई क्या होगा, जो जटिल संरचना वाले मॉलिक्यूल होंगे, अर्थात जो जटिल यौगिक होंगे वे किसमें टूट जाएंगे? सरल यौगिक में टूट जाएंगे। उसे हम किस नाम से जानते हैं? अपचय के नाम से जानते हैं। यदि आप दूसरे पॉइंट की बात कर सकते हैं तो हमने लिखा था दूसरा ना, तो थोड़ा और सरल कर लेते हैं कि उपचय बराबर जटिल यौगिक। कैसे यौगिक? जटिल यौगिक किसमें टूट जाएंगे? सरल यौगिक में। किसमें टूट जाएंगे? सरल यौगिक में टूट जाएंगे। तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? सॉरी उपचय के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? अपचय के नाम से जानेंगे, या हम उसे कैटाबोलिक के नाम से जानेंगे। अर्थात जब बड़ी चीज टूटेगी तो उसका विनाश होगा। और तीसरा जो हमने बनाया था, ठीक वैसे ही आप लिख सकते हो कि अपचय बराबर होता है जटिल अणु। कौन? जटिल अणु किसमें टूट जाता है? सरल अणु या अणुओं में। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? अपचय के नाम से जानते हैं। तो बात एकदम कंप्लीट हुई। आप देख सकते हो वैसा ही है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका अगर आपका मन होगा तो यह जैव रासायनिक प्रक्रिया है, तो आप इसे यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं? आप यहाँ पर कर सकते हैं एंजाइम। अर्थात कुछ एंजाइमों की उपस्थिति में क्या होता है? सभी क्या होते हैं? जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसमें टूट जाते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। तो जैसा हमने वहाँ पे नोट करके लिखा था ना, तो आप यहाँ दोबारा नोट करके लिख सकते हो कि उपचय क्या था? उष्मा शोषी था। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो अपचय होता है, जो अपचय होता है वह उष्मा क्षेपी रासायनिक प्रक्रिया होती है। अर्थात इससे हमें ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। जबकि उपचय को कराने के लिए हमें क्या होती है? उष्मा दी जाती थी। यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे में उपचय में क्या पढ़ा था? प्रकाश संश्लेषण, और इसमें हो जाता है श्वसन। तो श्वसन की डिफिनेशन का केमिकल इक्वेशन आपको याद होगा, आप पढ़ते हो कि C6H12O6 प्लस 6O2 इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि मानव में श्वसन कहाँ होता है? माइटोचॉन्ड्रिया में, या आप माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं। और किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम को एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह होता है श्वसन का केमिकल इक्वेशन। जैसा अब आप ही कहेंगे कि हमने पहले या अपचय में देखा था, जो ग्लूकोज होता है वह क्या होता है? जटिल अणु होता है या जटिल यौगिक होता है। तो यह क्या हो गया? जटिल यौगिक हो गया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यह क्या होती है? सरल यौगिक होती है, सरल यौगिक। और जो आपने पहले ही रिएक्शन बताया था, जो जल होता है वह भी क्या होता है? सरल यौगिक होता है। तो हम कहेंगे कि जब कोई जटिल यौगिक या जटिल अणु किसमें टूट जाता है? सरल अणुओं में टूट जाता है और हमें ऊर्जा देता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? विनाशकारी प्रक्रिया के नाम से। हमने बताया कि अपचय क्या होगा? उष्माक्षेपी, अर्थात ऊर्जा क्या होगी? बाहर निकलती है। और श्वसन के रूप में हमें क्या होता है? एटीपी के रूप में जो ऊर्जा होती है हमें प्राप्त होती है, अर्थात क्या होती है? उष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। इस प्रकार से जो हमारा टॉपिक था कि सजीव हमने पढ़ लिया, निर्जीव पढ़ लिया, उपापचय पढ़ लिया। अब दो टर्म बढ़ते हैं। जैसे जीवन की मौलिक इकाई था ना, तो यदि हम यहीं पे देख लें तो छोटी सी बात है, इसके बाद हमारा नया टॉपिक ही स्टार्ट हो जाएगा
कि यहाँ पे एक नया टर्म था कि हम उसे किस नाम से जानते हैं, जीवन की मौलिक इकाई। दोनों को एक साथ देख रहे हैं, मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट, हम इसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, अर्थात वह इकाई या वह संरचना जिससे किसी भी चीज की आधारशिला रखी जाती है, जिससे भी किसी चीज की क्या रखी जाती है, आधारशिला रखी जाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मौलिक इकाई के नाम से जानते हैं। अर्थात वह इकाई जिसके द्वारा किसी भी चीज का निर्माण होगा। जैसे हमने बात किया था, यदि हम घर का निर्माण करते हैं तो घर के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए, घर के निर्माण के लिए जो बेसिक जरूरत होगी वो क्या होगा, ईंट होगा, होगा कि नहीं। और वैसे यदि हम बात करें, यदि हम बाइक की बात करते हैं तो बाइक में मोटरसाइकिल को जब आप चलाते हो तो मोटरसाइकिल तो बन के तैयार, लेकिन उसे चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पेट्रोल की आवश्यकता होगी। यदि हम पढ़ा रहे हैं आपको तो हमें पढ़ाने के लिए, ठीक, हम पढ़ाने के लिए तो बोल सकते हैं ना, लेकिन हमें यदि किसी भी चीज को लिख के समझाना होगा तो किसकी, स्याही की या मार्कर की आवश्यकता होगी, हम चाक की आवश्यकता होगी कि नहीं। तो ये सभी चीजें जिनके द्वारा किसी भी चीजों की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मौलिक इकाई के नाम से जानते हैं। अर्थात जिसके द्वारा किसी भी चीज का क्या किया जाता है, आधारशिला रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मौलिक इकाई। अर्थात जिसके बिना किसी भी चीज का निर्माण हो ही ना सके उसे हम क्या कहते हैं, आधारशिला कहते हैं। क्योंकि हमें पढ़ना है जीवन की मौलिक इकाई, तो सबको पता है, सबने पढ़ा होगा कि जो जीवन की मौलिक इकाई होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सेल के नाम से जानते हैं। अब जाके बेसिक बातें स्टार्ट होती हैं। सेल को पढ़ने से पहले इतने लोगों के बारे में हमें जानकारी आना चाहिए। अर्थात इतनी चीजें होंगी इसी सेल के अंदर, लेकिन कैसे जीव बनेगा, कोशिका कितने प्रकार की होंगी, मौलिक इकाई से हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बिना कोशिका के किसी भी जीव, जीव का मतलब पौधे और जंतुओं का निर्माण नहीं हो सकता। तो अगला जो लेक्चर होगा वह होगा कोशिका से, तो आप इसे देख लीजिएगा। यह जो वीडियो होगा वह कक्षा 9th के लिए एवं 10th एवं 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसे देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।